डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ पाकिस्तान में है और खौफ इस कदर कि हर रोज एक नई गीदड़ भभकी पाकिस्तान दे रहा है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सामने आए जो कभी जंग टलने की दुआ मांगते हैं तो कभी बोलते हैं कि सिंधु का पानी रोका तो भारत का डैम उड़ा देंगे। मतलब इस तरह की बचकानी हरकतें सचमुच पाकिस्तान के आकाओं की बिलबिलाहट और घबराहट दोनों खोल के रखती। भारत के खौफ से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी ने सिविलियंस को आगे की, निर्दोष लोगों को जबरदस्ती हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की बात, वो भी बिना वर्दी के और बिना प्रोटोकॉल। आम लोग सोचिए कि पैजामे में खड़े होते हैं हथियारों की जबरन ट्रेनिंग लेने की। असल में पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात का खौफ और है कि अगर जंग होती है तो भारत के जाबाज फौज का मुकाबला कर नहीं पाएगा। फौजी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, फौजी रिजाइन करके भाग रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान यह अनाप शनाप फैसला ले रहा है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध और मजबूत करते हुए हर तरह के कारोबार पर, किसी भी तरीके की ट्रेड पर रोक लगा दी, जिससे पाकिस्तान की माली हालत और खराब हुई है। अब सवाल यह है कि मुनीर की आर्मी ने सिविलियंस को आखिर बंदूक क्यों थमा, और क्या पायजामे में हथियारों की ट्रेनिंग से भारत के खिलाफ जंग लड़ने के पाकिस्तान काबिल हो जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर आज की चर्चा होगी। तो इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराता हूं आपसे। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान से कुछ लोग हैं। राजा काशिफ हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सैयद सज्जाद अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। कुछ ही देर में अम्मार खान यासिर हमारे साथ होंगे, पाक जर्नलिस्ट। और हाफिज मोहम्मद उमैर भी हमारे साथ होंगे, अध्यक्ष हैं पाकिस्तान जिम्मेदार शहरी तंजीम के। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत प्रोफेसर कपिल कुमार मैं आपसे करना चाहूंगा कि सर, अब पाकिस्तान के अंदर जो हम देख रहे हैं, ये कभी कहा जाता है कि भाई वॉर टलनी चाहिए, कभी उनके पुराने लोगों का बयान आता है कि भाई जिस वक्त अभिनंदन वहां पर था तो पाकिस्तान की टांगे कहां पर रही थी और पाकिस्तान ये मानकर चल रहा था कि भारत कहीं हमला ना कर दे। आज फिर बयान आता है कि भाई सिंधु का हम जो पानी रोका तो हम डैम उड़ा देंगे। देखिए, बड़ी पुरानी रणनीति है कि अपने विरोधी का मनोबल तोड़ना, जिसे अगर मॉडर्न भाषा में मैं कहना चाहूं तो आप कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध। और इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में आज भारत पूरी तरीके से जीत चुका है। बौखला के इनके लीडर भाग रहे हैं, कोई किस देश में भाग रहा है, कोई किस देश में भाग रहा है। कभी कहते हैं खून दे देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं बात करेंगे। जनता की इनकी मनोबल टूट चुका है, सेना का इनकी मनोबल टूट चुका है। और ये सब तोड़ना, और ये मैं उनको भी बताना चाहता हूं जो भारत से कहते हैं कि साहब अभी एकदम मिसाइल क्यों नहीं छोड़ दी। तो हमने मनोवैज्ञानिक युद्ध इनसे जीत लिया है, आर्थिक युद्ध हमने इनसे जीत लिया है। कटोरा इनका बढ़ता चला जा रहा है और अब कटोरे में छेद हो गए हैं, अब कोई इनके कटोरे में कुछ नहीं डालता। व्यापारिक युद्ध हमने इनसे जीत लिया है, अब कमी रह गई है सिर्फ एक। तो ऐठन किस बात की बची है सर? नहीं, देखिए, ऐठन तो ऐसा है कि इनको ये चीजें चाहिए ही नहीं। ये जो अपने आप को गाजी बने हुए हैं ना, ये इस्लाम के हैं। काफिरों को कत्ल करने वाले, काफिरों को कन्वर्ट करने वाले टेररिस्ट नहीं है, ये तो गाजी हैं। गाजी कहते हैं अपने आप को, सही कहते हैं। अब गाजी का नाम लेके सर उनको आईएनएस गाजी याद आ जाएगा, कुत्ती रग मत छिड़िए ऐसे। तो इसलिए इनका जो हाल हो चुका है। और एक बात मैं इनको और बता दूं, हमको अभी सेना नहीं भेजनी वहां पे। आपका अरेबियन सी में आप घिर चुके हैं, राफेल हमारा मौजूद है, सेना हमारी बॉर्डर पे मौजूद है। हमें तो सिर्फ 250-300 मिसाइल छोड़ दिए हैं, इनका इलाज अपने आप हो जाएगा। मैं आपने जो और कुछ नहीं। और एक आखिरी बात, हमें अब चाहिए मुनीर का सिर। हमें चाहिए सैयद अहमद खान, वो इनके जितने आतंकी हैं उनका सिर। और एक बात सुन लो पाकिस्तानियों, अगर अपने देश का वजूद जरा सा भी बचाना है ना, हंसिए मत साहब, हंसिए मत, अपना नीचे देखिए, नीचे क्या हाल हो रहा है आपका। दांत जरूर हंस रहे हैं आपके, समझे? आपके दांत जरूर हंस रहे हैं, समझ गए? सारे आतंकियों को बेड़िया पहना के ट्रक से भेज दो वाघा बॉर्डर से, और बंद कर दो उन फैक्ट्रियों को और लगा दो उन पे पोस्टर बड़े बड़े कि यहाँ पैदा करते थे
आतंकी, अब ये वीरान हो गई है, समझ गए आप? सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। किस मुंह से बोल रहा हूँ? उस मुंह से बोल रहा हूँ जो तुम कायरों की औलाद हो, जो तुम्हारे 93,000 ने सरेंडर किया था 71 के अंदर। तुम उन कायरों की औलाद हो भाई, तुम्हारे को तो मुंह ही नहीं है बोलने के लिए। तुम तो उन कायरों की औलाद हो जिन्होंने 73,000 ने सरेंडर किया था। तुम पे मुंह है बोलने को, पेट में दाना नहीं और मुंह बना रहे हो अपना। और क्या किया आज इमरान खान के साथ? तुम्हारा ही सोशल मीडिया बोल रहा है। अरे जेल में तुमने इमरान खान का बलात्कार तक नहीं छोड़ा, ये तुम्हारा सोशल मीडिया बोल रहा है। वो सर वो फेक न्यूज़ सर्कुलेट इस टाइम पे हो रही है सर। इन्हीं का बोल रहा है ना सोशल मीडिया, पाकिस्तान में ज्यादा सर्कुलेशन हो रहा है, इन्हीं का सोशल मीडिया बोल रहा है, वहां से ज्यादा ही चीजें आ रही है। लेकिन आप पाक जर्नलिस्ट हैं सज्जाद अली, मुझे बताइए जरा, और मैं बहुत संजीदा जवाब मैं सुनना चाहता हूं आपसे इस मामले में। क्या हो गया पाकिस्तान सरकार को? ये बेसिर पैर की, मतलब एक आवाम के अंदर कोफ तो कम से कम ना भरो कि यार किन लोगों को चुन के हमने वहां बैठा दिया। कम से कम ऐसी तो बातें कर ले पाकिस्तान की सरकार। देखें, आप मुझे थोड़ा सा अगर तहम्मुल से 1 मिनट का खैर से वक्त दे दें। कोई लड़ाई नहीं है, हम आपस में जर्नलिस्ट हैं, भाई हैं, लेकिन टाइम तो दे थोड़ा सा और मुझे सुन लीजिए। देखें, ये जो इल्जामात लगने का सिलसिला है ना बगैर सबूत के, देखें आप लोग 60 सेकंड मांगे सर, इतना उनको दे देते हैं सर। 60 सेकंड मांगे पहले। 740 किलोमीटर का एलओसी का रकबा है आपका। अगर आपकी इतनी बड़ी अफवाज वहां चंद मुट्ठी भर दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकी तो पाकिस्तानी फौज से कैसे लड़ेगी? ये सब आपकी सिक्योरिटी। तुमने बलोचियों को संभाल लिया, पिट पिट के रोज आ रहे हो बलोचियों से, तो किसको सलाह दे रहे हो तुम? बलोचियों ने तुम्हारे हलक तक प्रोफेसर अभी पाकिस्तान हलक तक में दे रखा है बलोचियों ने। अभी एक-एक करके सर, एक साथ अटैक करेंगे, इनको लगेगा टीवी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। एक-एक करके बात करते हैं। सुन रहे हैं इनकी बकवास। आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने अपनी बातें पूरी करी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब हौले हौले से आगे चढ़ते हैं। मुझे जरा बताइए अवधेश कुमार जी, अब पाकिस्तान के पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि भाई तुम तो आतंकवादी नहीं संभाल पाए, पाकिस्तानी फौज कैसे संभाल पाओगे? अब मैं यही ये मानसिक दिवालियापन हम कहें, लौंगे वाला शायद ये भूल चुके हैं। 120 जवान हमारे खड़े हुए थे, 93,000 को घुटने टिकवा दिए थे। ऐसे इतिहास वाला पाकिस्तान किस मुंह से बातें करता है सर? नहीं, ये तो 1.5 फुट पाकिस्तान के अगर जर्नलिस्ट की भाषा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए, पाकिस्तान मेजर चांदपुरी की तस्वीरें मैं आपको दिखा के याद दिलाऊंगा। देखिए, रुकिए, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की भाषा का मतलब है कि संपूर्ण देश ने अपने विनाश के लिए आधार तैयार कर लिया है। ये मानस वही बोल सकता है। कोई भी परिपक्व देश ऐसी भाषा नहीं बोलेगा कि वो टेरेन में पीओके से अगर आतंकवादी घुस के आते हैं, दुनिया की कोई ताकत को कौन सी व्यवस्था से उसको रोकी जाएगी? इतना ये लोग पूरे उधर से बना के रखे हैं। अमेरिकी सैटेलाइट, दुनिया की सैटेलाइट देख रहा है। ये कह रहे हैं कि हम लोग कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अरे सुनिए, इस समय पूरी दुनिया के पास इंफॉर्मेशन है। तभी तो अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान इसमें सहयोग करे आतंकवाद को समाप्त करने में। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो नहीं कहता। ब्रिटेन ने बयान दिया है। तो पाकिस्तान की समस्या यह है कि आतंकवादी स्वयं हमला करने नहीं आते हैं। केवल आतंकवादी को मारने से या करने से आपका काम नहीं चलेगा। वहां की सेना, राजनीतिक प्रतिष्ठान और मजहबी प्रतिष्ठान उनको तैयार करती है, ट्रेनिंग देती है, भेजती है संसाधन। और अगर वो किसी प्रकार एक बात से ना इत्तेफाकी रखता हूं सर, पाकिस्तान के पास सेना नहीं है। सेना के पास पाकिस्तान है। अच्छा, वो ठीक है, वो आपकी बात मान लिया, भेजती है। और जब इनके जनरल मुनीर कहेंगे कि सुनिए, ये पहले कह रहे कलमा से 2 ही राष्ट्र बना है। एक मोहम्मद साहब ने बनाया था रियासत तैयबा और 1300 साल बना है, लेकिन ये कश्मीर जब तक इस्लामीकरण नहीं होता है, उनका एक कहना है, उसके लिए आप झोंक देते हो दुनिया को। एक शर्मनाक देश है जिसने मजहब के नाम पर टेररिज्म पैदा किया। पूरी सैनिक सत्ता टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। कह रहे हैं कि आप रोक नहीं पा रहे हैं। रोकने के लिए बहुत कुछ रोका जा सकता है, लेकिन सभ्य कंट्री के साथ इस तरीके से बात होती है। सर, इन आदत है, एक थप्पड़ मारा तो लगा दूसरे मार के दिखाओ, दूसरा मारा क्या तीसरा मार के दिखाओ। नहीं, मैं उस लेवल पर नहीं आता। नहीं, सुनिए, इनकी आदत अब ये हो गई है कि आप इन्हें कहोगे ना कि मैं चाटा मार के बत्तीसी तोड़ दूंगा, तो ये अपनी बत्तीसी खुद निकली बाहर निकाल के रख देते हैं कि भैया कहां से तोड़ोगे, हमारी निकली बत्तीसी तो ये है तुम्हारे। मेरे साथ राजा काशिफ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी भी। प्रेम जी, मैं आपके पास हूं। राजा काशिफ, जरा एक बात बताइए। बत्तीसी देखिए, दिखाई दे रही है, ये दे रही है, दिखाई। एक सेकंड सज्जाद भाई, रुकिए जरा।
राजा काशी मुझे बताइए सर, बहुत ईमानदारी से उत्तर बताइएगा, कभी कभी कोफ्त होती है, अपने में शर्मिंदगी होती है यार कि मुल्क किस दिशा में चल रहा है, एक से बड़े एक अहमक भरे हुए हैं, कुछ भी बोले दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपके साथ शायद पहला प्रोग्राम है मेरा। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में जो बुजुर्ग थे उनसे मैंने एक आध लफ्ज कह दिया था, उसकी मुझे शर्मिंदगी है, तो मैं माजरत भी करता हूं उनसे कि बैठे में ये सफेद बाल वाले, तो मुझे जरूरत नहीं है माफी मांगनी है तो उन लोगों के परिवारों से मांगिए जिनके परिवारों को आपके आगे भेजे आतंकियों ने कत्ल किया है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी मांगिए और उन कातिलों को हमारे हवाले करिए जिससे हम उन्हें कानून में फांसी पे चढ़ा सके। ठीक, राजा काशी। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो भी जज्बाती हो गए हैं, वैसे ही इनको मांगने चाहिए ऐसे लोग, मोदी सरकार से, अजीत देवल से, एनसीए से, वो मांग मुझ जैसे आदमी से रहे, तो इसका अंदाजा लगाएंगे भारत में कितनी मायूसी है कि भारत में लोग अब मुझ जैसे आदमी से भी कह रहे हैं कि बंदे दे दो, तो अंदाजा लगाएं कि उनको अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा ही नहीं रहा कि वो कोई बंदे देगा। हम मांग नहीं रहे आपको, अरे हम तो ढूंढ रहे नहीं। कपिल एक मिनट, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब केवल उनको ढूंढ के खत्म नहीं किया जाएगा, इनके सरपरस्तों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें कही थी, पहला कहा था कि पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है और जिन संगठनों ने करती है उसको सजा भुगतना पड़ेगा, और मैं वादा करता हूं देश से कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने को दुनिया में मैं मजबूर कर दूंगा, और दोनों चीज हुआ है। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर कोई पटाखे छोड़ने के लिए देश को नहीं कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि इनको मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है तो इसके लिए ऑफिशियल स्टैंड चाहिए। इनको ये बता दीजिए, मजाक कर रहे हैं, ये तो अपने प्रधानमंत्री मंत्रियों को, भुट्टो को फांसी पे चढ़ाते हैं, समझे। वो पहले वाले लियाकत अली को इन्होंने कत्ल किया था, बेनजीर भुट्टो को इन्होंने बम से उड़ाया था, अपने प्रेसिडेंट जिया को इन्होंने बम से उड़ाया था, परवेज को देश निकाल दे दिया था। इतनी बातें की जरूरत नहीं है प्रोफेसर कपिल कुमार, आप तो इतिहास को पढ़ाते हैं सर। मोहम्मद अली जिन्ना का जब आखिरी टाइम था, मैं कह रहा हूं सर आप तो इतिहास की बातें पढ़ाते हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। प्रधानमंत्रियों की कपिल जी, मोहम्मद अली जिन्ना का जो आखिरी वक्त था वो तो दुनिया जानती है ना सर, कि 2 घंटे तो उनके शरीर को इंतजार करना पड़ा कि कोई आकर उनकी सुध ले ले, जिस आदमी ने पाकिस्तान बनवाया था। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा, कपिल जी मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आपके पास मैं आता हूं कि एक सवाल लगातार उठाया जाता है और वो सवाल पूछा जाता है, पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि भाई कर क्या रहे हैं, तो भारतीय सरकार का स्टैंड क्या है और आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है, जरा बताएं आप। देखिए, बहुत क्लियर स्टैंड है कि दुष्ट पाकिस्तान के द्वारा पाले गए आतंकवादियों का सफाया सुनिश्चित है, और उन आतंकवादियों को पालने वाले आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे। और ये तो बेशर्म है पाकिस्तानी, आप जानते हैं। ये अमेरिका से खैरात खाते थे, किस बात का खैरात खाते थे कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी, 9/11 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उस हमले की जो फाइनेंसिंग करने वाले लोग थे, उसकी जो ट्रेनिंग देने वाले लोग थे, उसका जो संरक्षण करने वाले लोग थे, पाकिस्तान में मौजूद थे। उस्मा बिन लादेन कहाँ था? एबटाबाद में था। लेकिन पाकिस्तान कहता था हमारे पास सही नहीं है। जब अमेरिकी घुसकर मारे तो इन बेशर्मों ने उल्टा जो है उसकी जो है खबर कैसे अमेरिका तक पहुंच गई इसकी जांच कराई। इससे अधिक बेईमान, इससे अधिक बेशर्म और कोई राष्ट्र हो सकता है क्या कि आपने जिस उस्मा बिन लादेन के आतंकवादियों को पकड़ाने के लिए अमेरिका से खर्चे लिए, जिस अमेरिका से आपने हथियार लिए, जिस अमेरिका की खैरात पर भिखमंगा पाकिस्तान पलता रहा, उस भिखमंगे पाकिस्तान ने अपने सैनिक छावनी में उस उस्मा बिन लादेन को पालकर रखा था। यह पूरी दुनिया जानती है कि बेईमानी की इनकी और बदनीति की हद कहां तक है। ऐसे में ये ईमानदारी से आतंकवादियों को हवाले करने वाले नहीं तो करना क्या होगा? इनकी मांद में घुसकर आतंकवादियों को निकालकर उनको जो है जहन्नुम में भेजना होगा। जो आतंकवादी सुअरों को उन्होंने पाल रखा है। प्रेम शुक्ला जी, बस एक संशोधन करना चाहूंगा सर आपकी बात में, मांद नहीं है सर, मांद शेर की होती है। पाकिस्तान के पास जो आतंकवादी हैं, नहीं सुअरों की भी मांद होती है। होगा सर, वो बिल में रहते हैं। सुअर बाड़े, चलिए सुअर बाड़े में, सुअर बाड़े में जो इतना भी आप ऐसा ना करें, हम अपने टेलीविजन की स्क्रीन का गरिमा रखते हैं सर।
नहीं हाँ नहीं वैसे गीदड़ की भी मांद होती है, हाँ। सुअर की भी मांद होती है, लोमड़ी सुअर बड़ा होता यार है, की लोमड़ी होती की मांद भी होती है, सिर्फ शेर की मांद नहीं होती है। सिर्फ शेर ही मांद में नहीं रहता है, अच्छा, गीदड़ भी रहता है। राजा काशिफ आपकी इस बात ये को लेकर हंस गीदड़ रहे हैं की सर, मांद- तो मैं जरा आपके पास सीधा राजा काशिफ के पास चला जाता हूँ। राजा काशिफ मुझे बताइए सर। अच्छा, बेशर्मी से हंसने के अलावा उनके पास क्या है मुझे बताइए। हाँ राजा काशिफ बताइए जरा कि मैं वापस वही सवाल दोहरा रहा हूं सर, क्योंकि हर पाकिस्तानी के लिए मेरे मन में एक जहन में एक सवाल जरूर आता है कि यार ऐसे मुल्क में ऐसी सरकार की सरपरस्ती में कोई इंसान रह कैसे सकता है? मतलब कैसे आदमी का दिमाग खराब नहीं हो जाएगा, कैसे आदमी के अंदर कोफ्त नहीं भर जाएगी, आदमी का शर्म से एकदम ठुड्डी कैसे अपने पेट में नहीं लग जाएगी कि भाई मैं कहां रह रहा हूं? तो राजा काशिफ आप तो पत्रकार हैं, पत्रकार एक सजग आदमी होता है। जी जी। अच्छा, मैं कहूं मुझे बीजेपी वाले ना बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ। कांग्रेस की निस्बत, कि बीजेपी वाले मेरे भाई ना बातें करते हैं खूबसूरत, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, कांग्रेस ये कहते हैं ना पाकिस्तान की आर्मी, आप देखें कि भारत के लिए हम यूं कहें कि ब्राह्मणों के लिए पाकिस्तान की आर्मी का नाम भी नहीं लिया, वो कोई आर्मी है, ये सुन लें, कोई आर्मी है पाकिस्तान की जो अपने सैनिकों की लाशें तक नहीं लेता। नहीं आर्मी है ना सर उनकी, वो आर्मी है जो कि जैसे हमारे नहीं होते कि हमारे यहाँ जिस तरीके से रैलियों में झंडे लगते हैं, वैसे आर्मी वाले भी अलग अलग त्योहार पे आगे झंडे लगाते हैं नमस्कार करते हुए। सन 47 में अपने आर्मी वालों की वर्दी उठा के इन्होंने सलवार पहनवा दी थी उनको, लाहौर में दर्जियों से सिलवाई थी सलवारें। एक सेकंड अपनी बातें पूरी कर ले सर, कपिल मैं आपके पास आऊंगा सर। राजा काशिफ बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद में जरा बोलने मोहम्मद उमर के पास जाऊंगा। राजा काशिफ इतना याद दिला दे कि कारगिल में जब इनकी आर्मी के जवान जो है मारे गए तो उनकी लाशें लेने की भी इनकी औकात नहीं हुई। अरे अभी नहीं उठाई आतंकियों की इन्होंने बॉर्डर से पिछले महीने। उनसे क्या कहें आप? अब सुन लेते हैं सर, बताइए राजा काशिफ। पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, अपनी बात करिए, उसके बाद बिना किसी डिस्टर्बेंस के मोहम्मद उमर मैं आपके पास आऊंगा, पूरी बातें कहिएगा अपनी, बताइए। देखें, ब्राह्मणों के लिए पूरा भारत आजाद कराया गया कि ब्राह्मण, और आप लगाएं नेहरू और इंदिरा के दौर को, टाइम को, टेन्योर को मिलाएं तो पाकिस्तान में मार्शल्ला का टाइम शायद कम पड़ जाएगा। कांग्रेस ने जो भारत को जमीन में उतारा है, और यही वजह है कि आप देखें कांग्रेस का दौर तो वो ब्राह्मण थे। इंडिया की पॉलिटिकल कमेंट्री की जरूरत नहीं है राजा काशिफ, अपने हालात बताइए ना आप, अपने हालात बताइए कि भाई ट्रेन पर कब्जा कैसे हुआ, अरबों की औलाद हो, अपनी बात बताइए कि बलूचिस्तान कैसे नाक में दम कर रहा है। खानदान कन्वर्टेड कायरो का खानदान है जो कन्वर्ट होगा इधर सोल्ड से घबरा करके तलवार से। कपिल जी एक सेकंड, इस पे कमेंट कर रहे हो प्रोफेसर कपिल कुमार, एक सेकंड सर, पूछो ना इससे, इसके बाप दादा कौन थे इससे पूछो सर। अपनी बात तो पूरी करें, वो मेहमान बुलाया स्क्रीन पर हमने, वो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने दीजिए उनको मुस्कुरा कर अपनी बात करने दीजिए। उसके बाद मैं चलूंगा मेजर जनरल अश्विनी सिवाज के पास। जी राजा काशिफ। अच्छा देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद हो गए 47 में, वरना तो ये तो अभी नहीं मुझे बोलने दे रहे, तो आप लोग क्या करते हैं हमारे साथ? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किया ही नहीं है। प्रोफेसर कपिल कुमार उनको सर 30 सेकंड तो दीजिए बोलने के लिए, उनको 30 सेकंड दीजिए, बोलने के लिए दीजिए सर, उनको सुनकर के आप काउंटर कीजिएगा राजा काशिफ। अच्छा देखिए, हाँ मेरी सुन ले। देखिए, ब्राह्मणों का काम है मंदिरों में जाएं, इनका क्या काम है कि ये बैठ। अगर राजा काशिफ का काम क्या मुझे बताइए। राजा काशिफ का काम यह है कि वो इंडिया पर पॉलिटिकल कमेंट्री करें। राजा काशिफ का काम यह है कि वो पाकिस्तान के बारे में जरा बताएं कि हुकूमत के क्या हाल हैं, पाकिस्तान की आर्मी के क्या हाल हैं, पाकिस्तान में आर्मी के जवान पोस्ट छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, आसिम मुनीर बॉर्डर पर क्यों पकड़े गए। अपना परिवार इन्होंने वहीं रखा या भगा दिया उसे भी लंदन? राजा काशिफ शॉर्ट में। ये प्रोफेसर साहब शुरू कर देते भाई। इंडियन पूछ रहा हूं आपसे भाई, आप काम बता रहे हो ना ब्राह्मणों के, तो आपका भी तो काम बता रहा हूं। हाँ। आपने परिवार एक सेकंड, प्रोफेसर कपिल कुमार अब उनको जरा बोलने दीजिए सर, उनको जरा थोड़ी देर बोलने दीजिए। एक बार वो बोल लें। हाँ, एक बार वो पूरी बात बोल लें, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। जी, हम लोग भी बोल, मैं क्षत्रिय राजपूत हूं, हम मुसलमान हुए। 10 में से 5 निशाने हैदर पाकिस्तान आर्मी में राजपूतों के पास हैं। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम कन्वर्ट हुए, क्योंकि देखें अब हम इनकी तरह जो है ब्राह्मण के नीचे तो नहीं लग सकते। ब्राह्मणों ने बर्बाद करना था भारत को, हमें लगा ये खराब कर रहे हैं। अच्छा राजा काशिफ, मुझे लग रहा है कि सर आप एक ऑडियो सीडी सुन के आए हैं, आप सिर्फ वही बोले कि जो ऑडियो सीडी आप सुन के आए। मैं आपसे लगातार जो सवाल पूछ रहा हूं उसके बारे में या तो कहने में शर्मिंदगी आ रही है आपको, बताने के लिए अल्फाज कम पड़ रहे कि भाई क्या काहिल आपकी फौज हो चुकी है। मैं आप दोनों के पास में लौट रहा हूं, लेकिन मेजर जनरल अश्विनी सिवाज, एक सेकंड, प्रोफेसर कपिल कुमार, एक सेकंड सर।
शिवाज साहब, मैं आपके पास में आता हूं सर, कि पाकिस्तानी फौज के बारे में एक सवाल, जो एक बात का जो गुरूर रहता है पाकिस्तानियों को, उनकी वीरता को लेकर के, उनके हथियारों को लेकर के रहता है। तो जरा दो बातें मैं जानना चाहूंगा पहले आपसे। जो आसिम मुनी की जो मैंने फोटो देखी तो उनके यहां बड़े सारे बिल्ले लगे हुए हैं, वो कौन से बिल्ले हैं सर? कौन सी जंग पाकिस्तान ने जीती है जिसका उनको पुरस्कार मिल गया? पहले तो मुझे जरा ये बता दीजिए। दूसरा, हथियारों के मामले में पाकिस्तान आज कहां ठहर रहा है? हाँ देखो, सच्चाई है आनंद कि वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश, वहाँ पर असली पावर जो इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी से होती है। और ये भी सच्चाई है कि जो लास्ट 77 साल में से ज़्यादातर फौज ने रूल किया है, जहाँ फौज ने रूल नहीं किया, पीछे से किया है, इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान की जो फौज है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पूरा है। एक कहावत है पाकिस्तान के अंदर, वो कहावत ये है, पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन हारा नहीं पाकिस्तान की फौज ने और जंग जीता नहीं। और ये सच्चाई है कि क्योंकि आप देखें 1971 में पाकिस्तान का क्या हालात हुई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और उसके साथ साथ 93,000 जो हैं सैनिकों ने एक प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया था। और आप 99 में देखें कारगिल के अंदर पाकिस्तान ने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। ये कोई ऐसा देश है जो कि अपनी सैनिकों की डेड बॉडी देने से मना करे? ये अलग बात है, भारतीयों ने उनका सम्मान के तरीके एज पर द मुस्लिम राइट्स उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये सच्चाई पाकिस्तान की जो काबिलियत और क्षमता, तो अब क्या बताएं, आप कह रहे हो कि तुलना करें, भारत एक 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान करीब 12वीं 13वीं है। पाकिस्तान की जो एयर पावर है वो बहुत कमज़ोर है। भारत की जो नेवी है उसके अंदर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता है कि हम अरेबियन सी में इनको ब्लॉकेड कर सकते हैं। इनके पास 6-7 दिन से ज़्यादा ऑयल नहीं है लड़ने के लिए, टैंकों के लिए इनके पास डीजल नहीं है, और यही नहीं इनके पास अम्यूनिशन नहीं है। और इनके साथ खड़ा कौन है? आज 3 देश ही हैं जो चीन, टर्की और अजरबैजान। आज ये मुस्लिम वर्ल्ड में अकेले पड़ गए हैं, डिप्लोमेटिकली हमने आइसोलेट किया। आप जो बात कर रहे थे आनंद, हमने किया क्या है? हमने सिस्टमेटिकली इनको 3 तरीके से, एक प्रकार देखें, पहले हमने इसको इकोनॉमिकली हालात खस्ता किया कि जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस, पानी को तरसेंगे आने वाली गर्मियों में। और उसके बाद डिप्लोमेटिकली IMF के पास गए हम, इनको बेल आउट मत दें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट में डाले, और कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि इनको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें। और अब इसके ऊपर काइनेटिक एक्शन होगा। देखो, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब उड़ी हुआ था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक की, मगर अब हम ये नहीं, इसके साथ साथ हम उन आकाश पे जाएंगे जो पाकिस्तान की ये जो आतंकवादियों को पालते हैं, पोसते हैं। तो उनकी तरफ इशारा किसकी तरफ? वो पाकिस्तान की आर्मी और ISI पे, उनके ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से। मैं एक चीज और बताऊंगा आनंद, एक सुनो, देखो सच्चाई है, जब हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। ये कहते हैं कि हम भी विक्टिम हैं टेररिज्म के, वो टेररिज्म पैदा किसने किया? बम फोड़ दिए जाते हैं, पैसा किसने किया? तो ये सच्चाई है, गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करते हैं। और कैसे डसा जाएगा? मेरे साथ दो मेहमान और हैं जिनके पास अभी तक नहीं चल पाया। अम्मार खान मेरे साथ है और हाफिज मोहम्मद उमैर मेरे साथ है। अम्मार खान, जरा पहले अपनी बात आप रखिए। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि 10-15 मिनट से मैं बैठा गुफ्तगू सुन रहा था आपकी तवज्जो के साथ, तो आप भी थोड़ा सा, जिस तरह इन्हें टाइम दिया आपने, थोड़ा सा टाइम देंगे। इससे पहले मेहमानों ने कहा कि आर्मी चीफ साहब पकड़े गए बॉर्डर पे, और फौज का मोराल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है। तो आर्मी चीफ साहब बॉर्डर पे पकड़े नहीं गए थे, बल्कि वो वहां पे विजिट करने गए थे, अपने नौजवानों के मोराल को हाई करने के लिए गए थे, उन्हें बताने के लिए गए थे कि सिर्फ आम आदमी बॉर्डर पे लड़ने के लिए नहीं है, आम फौजी जो है, बल्कि उनकी जो कमांड है वो भी उनके शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। दूसरी बात ये कि हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत ने हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत ने, हमारे जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रात को 2 बजे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको भी अब तक ये पता चल गया होगा आपकी इंटेल से कि जो रात को राफेल तैयारे आपके उड़े थे, जिनमें से एक राफेल आपका गिर भी गया था, और आपको 22 वो सब पाकिस्तान को सपना आया था, वो खाली उसके बाद हमारी बात, वो खाली पाकिस्तान को सपना आया था। सब सपने को हकीकत मानकर आप टीवी पर कह रहे हैं सर, तो मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। पाकिस्तानी चंदू खाने हमारे यहाँ बोलते हैं, गप करेंगे और कहे कि सुना जाए।
देखिए बात ये है ना कि आप पढ़े लिखों की तरह बात सर आप पढ़े लिखे हैं, आप बेशर्मों की तरह की बात करें तो समझ में आएगा। आप तो बेशर्मों की तरह बात करते हैं, आप में अपनी पढ़ने की औकात तो है नहीं, बात होती है। ISI ने रटा दिया। चलिए वो पढ़े लिखे होने की बातें कर रहे हैं सर, आर्मी के बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं वो। एक सेकंड, उनकी पढ़ाई वही है। अमार खान एक सेकंड अमार खान यहाँ से रुकिए, मैं अगले आपको अगले में पूरे 20 सेकंड में आपको देता हूँ। 20 सेकंड में मेरे को पाकिस्तानी आर्मी की वो 10 खूबियां बता दीजिए जिस खूबी पर आपको भरोसा हो। जोकर और लाफ्टर चैलेंज हमारे यहाँ होता है, उस बड़का से आप जर्नलिस्ट भाषा बोल रहे हैं। उनको इतनी तमीज नहीं है कि जिस दौरान दूसरा बात कर रहा हो उनकी बात आराम से सुनी जाती है। अरे नहीं, सारी तहजीब तुम पे है, तुम आतंकियों पे है सारी तहजीब दुनिया की। देखे ना, ये देखिए, अब आपके लायक कपिल कुमार ही हैं, काफिर शब्द आपको शांति से समझाया दूसरों को काफिर कहना तुम्हारी तहजीब है, ये तुम्हारी औकात। हमारा तो हमने काफिर इनके दांत वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो इलाज करेंगे। थोड़ा सा डेकोरम बनाए रखते हैं सर। दूसरों को काफिर कहना बिगाड़ने का तहजीब बताते हो तुम। प्रोफेसर कपिल कुमार, डेकोरम बिगाड़ने की तहमत तो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं सर, अपने ऊपर नहीं लेते हैं। एक सेकंड, अच्छा ठीक है हमारे असर खान आपके पास आ गया। हाफिज मोहम्मद उमर हमारे साथ और हैं। उमर साहब मुझे जरा बताइए कि अब आपका स्वागत किया जाएगा। अच्छा ठीक है, आपके स्वागत की जरूरत नहीं है सर, आपके स्वागत की जरूरत नहीं है, खाली गिलास दिखा रहे बैठ के। लाल शरबत बना के अब सर प्रोफेसर कपिल कुमार उनकी हालत समझिए सर, उनकी हालत समझिए, खाली गिलास दिखा रहे हैं बैठा करके, पानी मैसर नहीं है, बौखलाहट हो सकती है। अगर जीत दे तुम्हें तो कपिल जी मैं आ रहा हूँ, कपिल जी प्रोफेसर कपिल कुमार एक सेकंड। नशा है ना जो आदत है। अच्छा अमार खान ऐसे अब जरा रुकिए जरा 10 सेकंड रुकिए। हाफिज मोहम्मद उमर मेरे पास है, उनके पास मैं अभी तक आप आ नहीं पाया। उमर साहब बड़ा माफी के साथ मैं कहता हूं आपको भाई बहुत लंबा जा करना पड़ा, आप ही के हम मुल्क के जो लोग हैं वो रुकने को राजी नहीं है। अब जरा मुझे बताइए साहब कि मैं 20 सेकंड अगर आपको दूं बतौर पाकिस्तानी, क्या आप 10 खूबी बताने की के लायक हैं, मुझे बता पाएंगे आप जो पाकिस्तानी सेना के पास हो? उसमें 10 हथियार जोड़ ली चलिए आप, जो किसी से मांगे हो, किसी ने दिए हो, खुद बनाए हो, सारे जोड़ लीजिए। आप ये कहते हैं कि पाक आर्मी के पास असला है या नहीं है, आपका सवाल ये जी? आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है सर, अपनी बात दोहराएं आप। मैंने कहा आप ये कहना चाहते हैं, आपका सवाल ये है कि पाक आर्मी के पास एम्बुलेशन है या नहीं है, असला है या नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं। देखें भाई, बात ये है कि उम्मीद करूंगा आप सब मेरे से सीनियर भी हैं, बड़े भी हैं और मेरी बात को बगौर सुनेंगे भी सही, कि जंगें जो हैं हथियारों से अगर जीती जाती तो नेटो अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर वापस न जाता। जंगें हमेशा जिगरे के साथ और इस्तकामत के साथ जीती जाती हैं। अच्छा, लिहाजा पाकिस्तान में और इंडिया में मैं ये समझता हूं कि जो अभी पहलगाम का वाकया आया है, आपके मुल्क में हुआ है, हम भी इसको कंडेम कर रहे हैं। हमें ये सोचना होगा कि ये जो हमला हुआ है ये इंडिया की अपनी पॉलिसियों का नतीजा है या फिर जो है उनकी जो है कंडेम आप कर रहे हैं सर, बदनाम देते हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था। नहीं, तुम तो पाक हो, तुम्हारी तो कोई पॉलिसी नहीं है। तुम तो पाक हो। एक सेकंड कपिल जी, उनको शर्म नहीं आती बोलते हुए कि कपिल जी अपनी बात पूरी कर लें। एक बार वो जो बरोच कर रहे हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार एक सेकंड, देख लो शीशे में। प्रोफेसर कपिल कुमार इस बात का मतलब नहीं है सर, उनको जब तक आप बोलने नहीं देंगे उनको काउंटर हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। उनको काउंटर करने के लिए आपको पहले सुनना पड़ेगा। वो चाहे जो बोल रहे हैं उनका अपना तर्क हो सकता है, अपनी पढ़ाई हो सकती है उनकी, आप उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप जी भर के काउंटर कीजिएगा। बताइए साहब। हमने इनको पूरा मौका दिया बोलने का। हाँ। इन्होंने गालियां भी निकाली, हमने मुस्कुराहट। नहीं कोई गाली नहीं दे रहा है सर, अपनी बात आप रखिए। सुन ले। अब आप मेरी गुजारिश सुन ले। हमने ये अर्ज की है, मैंने कोई तर्कशुबाना बात नहीं की है, बड़ी ही तरतीब के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपका इंडिया सेकुलर स्टेट है, आपका आइन सेकुलर है और वो हर मजहब को, हर शहरी को जो है जिंदगी गुजारने का फ्रीली आजादी के साथ हक देता है। लेकिन आपकी बीजेपी की हुकूमत का जो तासुब है
दीगर कम्युनिटीज के साथ, सिख कम्युनिटी के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अभी आपने वक्फ कानून, अरे आने तो दीजिए सर, लाइन आने दीजिए। लाइन क्या यार, ये बकवास क्या करते हैं? आने दीजिए, आने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ, बताइए सर, उसके बाद लाइन से काउंटर किया जाएगा। बताइए ना हाफिज मोहम्मद उमर, बताइए। अभी आपने वक्फ कानून जो था, जिसमें मुसलमानों के कब्रिस्तान आते हैं, मसाजिद आते हैं, उन पर शब खून अभी अहमदिया मारा है तुमने और मस्जिद तोड़ दिया उनकी। उसके बाद आपसे सिख कम्युनिटी जो है मुतमईन नहीं है, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रियासत के अंदर जो हमले, मैंने आपको लगभग 1 मिनट दिया हाफिज मोहम्मद उमर, और देखिए ये बतौर पाकिस्तानी आपके लिए एक शर्मिंदगी होनी चाहिए। बताता हूँ क्यों। नहीं, वो उस बात पर आएंगे सर। बतौर पाकिस्तानी पहली शर्मिंदगी आपके लिए क्यों होनी चाहिए? मैंने आपसे आपकी फौज की खूबी पूछी थी। पिछले 1 मिनट में बतौर पाकिस्तानी अपनी फौज की खूबी आप बता नहीं पाए, और ये बात अपने नोट करके रखिएगा। ये हाल है आपकी फौज का। और बाकी जो बातें कर रहे हैं ना कि यहाँ पर हिंदू क्या करते हैं, मुसलमान क्या करते हैं, मेरे साथ सरकार की तरफ से प्रेम शुक्ला है। उसके पहले अवधेश जी उत्तर देना चाह रहे हैं, उसके बाद में चलूंगा प्रेम शुक्ला के पास। अवधेश जी, ये जो अभी बोल रहे हैं ना, इतना बढ़िया संगठन का नाम लिया है, यही है मतलब ये जो मतलब एक इस्लाम का जो जिहाद का भाव है कि हमने नाटो को वहां से अफगानिस्तान में जिहादियों ने, मुजाहिदीनों ने हरा दिया। तो ये जो इनका सेंस है ना, उसके आधार पर ये बात करिए। ये मुनीर बोल रहा है, मैंने कहा। तो इस समय की परिस्थिति है कि अगर समूचा देश इस टेररिज्म को, हिंसा को इस ढंग से ग्लोरीफाई करने के लिए तैयार है, तो आपको और हमको तय करना पड़ेगा कि क्या इनके साथ सिविलाइज तरीके से हम बात कर सकते हैं? क्या इनके साथ सिविलाइज वार भी कर सकते हैं? क्या इनके साथ सिविलाइज दो देशन का राजनयिक व्यवहार भी कर सकते हैं? ये इतने बड़ी जहर बोल रहे हैं। सेकंड बात आइए, देखिए इस समय की परिस्थिति यह है कि अब भारत ने, जो शिवाजी जी ने बता दिया उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भारत ने एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि आतंकवादी स्वयं हमले नहीं करते हैं। 300-200 आतंकवादी को हम मार देंगे, उससे खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान को कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि वो मजहब के नाम पर भड़का के 500 और तैयार कर देंगे। तो जो भड़का रहे हैं उनको क्षति कैसे पहुंचे? तो उसका एक टर्म आपने बताया, सारी दुनिया से हम बात कर रहे हैं, सिंधु गोदा है, हम IMF कहे हैं कि इनकी घेरेबंदी करो, इनको कोई अस्त्र नहीं दे, यहां तक हम पहुंच गए। लेकिन लास्ट में सुनिए, इसमें जब तक पाकिस्तान को डायरेक्ट क्षति नहीं होगी, तब तक इनको ये जो इनका नशा है कि हमने नाटो को हरा दिया है, और वही तालिबान आज इनके लिए कितना बड़ा समस्या बने हुए भारत के साथ। लास्ट मेरा लास्ट बात करो। अब इस समय की परिस्थिति यह है कि भारत को जो वहां की सेना है, जो आतंकवादी तैयार करती है, आपको सैन्य कार्रवाई में एक सीमित युद्ध से सेना को जितनी हमको क्षति पहुंचाते हैं अपराधी, उससे 10 गुनी 20 गुनी क्षति पहुंचानी पड़ेगी, और वो हैसियत आपकी है। अगर वो क्षति पहुंचा दी, सर मैं सीधा प्रेम शुक्ला का रुख करना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी इस पर अवधेश जी कह रहे हैं कि भाई जरूरत होना चाहिए कायदे में सीधे अटैक की। कराची में 5 कोर है, वहीं से निकल के सारे आ रहे हैं, उसको ध्वस्त कर दो। एक बार इनकी तरीका आ जाएगा, जो इन्होंने कहा जनरल मुनीर का तरीके से क्या संभव है, मैं जानूंगा। नियाजी के उसमें मारा था ना बम बंकर में, उसको ऐसे ही तुम्हारे मुनीर की गर्दन लेंगे हम, चिंता मत करो। मुनीर किसी भी बंकर में मैं सर 2 मेहमानों के बाद जाना चाहूंगा। पहला, स्ट्रेटेजिक तौर पर क्या ये संभव है उसके लिए, अश्विनी स्वाज के लिए, लेकिन उसके पहले राजनीतिक प्लानिंग क्या है उसके लिए प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगा। जो बात अवधेश कुमार जी ने उठाई कि भाई सीधी चोट की जरूरत है पाकिस्तान को, निश्चित तौर पर मैं अवधेश जी से 100% सहमत हूं। और भारत सरकार जो है आतंकवादियों के आका का ही हिसाब करेगा। आतंकवादियों का हिसाब तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। जो आतंकवादी भारत में आते हैं, जो आतंकवादी भारत से भागते हैं, ऐसे तमाम आतंकवादियों को मौत के घाट हम उतारते आए हैं, उनको जहन्नुम पहुंचाते आए हैं। लेकिन अब उनके आतंकवादियों के जो आका हैं, उनका समय आ गया है, उनको भी निपटाएंगे। दूसरी बात, जो बार बार पाकिस्तान के एक सहाफी कह रहे थे कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। महाराज, आपके पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ कल इमरान खान पर जेल में जो है उनका यौन उत्पीड़न कर दिया आपके एक पूर्व सैनिक ने, सैन्य अधिकारी ने। आपका पूर्व प्रधानमंत्री, उसका यौन उत्पीड़न हो जाता है, मुगल में यही किया करते थे।
आप परवेज वो तो मुगली खानदान से चला आ रहा है उस जमाने से, बाबर के जमाने से। बेनजीर भुट्टो को कैसे मारा सब जानते हैं, जिया उल हक कैसे मारा गया सब जानते हैं, उसी तरह से जो है जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या हुआ सब जानते हैं, लियाकत अली का क्या हुआ सब जानते हैं। तो आपके यहाँ और इसके अलावा आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में अहमदिया सुरक्षित है क्या? पाकिस्तान में शिया सुरक्षित है क्या? लश्कर झांगवी जो है एक इनका आतंकवादी संगठन है जो इनकी सेना ही चलाती है, वो शिया की मस्जिदों में जाता है, नमाज में खड़े शिया समुदाय के मुसलमानों का नरसंहार करता है, और ये अल्पसंख्यक की, ये माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? ठीक है, शैतान के मुंह से जो है। मैं वापस शुक्ला जी आपकी बात, पाकिस्तान के मेहमान हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके पहले अश्विनी शिवाजी मैं आपकी बात में सीधा आता हूं। मुझे बताइए सर कि जो एम्यूनिशन की बात होती है गांधी को कैसे मारा गया? पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कहा शिया महफूज नहीं, अहमदी। अरे साहब रुकिए ना, मैं उदाहरण दूंगा अभी सर आपको, रुकिए ना, मैं आपको उदाहरण के साथ बात करूंगा, आपसे एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा, तारीख गिरवाऊंगा, इंसिडेंट गिरवाऊंगा, मैं गिरवाऊंगा। अगर तुम ISI की बात ना करो तो तुम महफूज हो पाकिस्तान में, तुम्हारे जर्नलिस्ट महफूज है पाकिस्तान में। मैं तुम्हारे ऊपर 26 अगर तुम ISI की बात नहीं करोगे तो तुम महफूज हो। हिंदुस्तान के अंदर जो महफूज है आपके जाके अभी अंदर कर देंगे, जो मोदी ने किया उससे मुसलमान महफूज रहे। जरा भी सही बात बोल के जाओगे तो हाथ थे, सब जानते हैं लोग। आप ये बात तो अपने मुनीर खान को सब लोग जानते हैं। कम करें जो उनके अन्नदाता हैं वो अपने पेट में खुद ही लात मारेंगे। कोई लॉजिक नहीं होती, उसके अंदर कोई सबूत नहीं होता। पाकिस्तान हमेशा ऑफर करता है कि आइए इंटरनेशनल फोरम पे आइए, अदालतों की बात कहते हैं, हम अपनी तरफ से हर तरह की प्रेजेंटेशन यही भाषा चाहिए। अब कहने के लिए सिविलाइज बात कर रहे हो, अरे सब तो करो कि आपको लात मार के तालिबानियों ने बाहर किया है, और तालिबानी समय भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आखिरी मिनट बचा है, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक देश आपके साथ नहीं। मेरे पास एक आखिरी मिनट बचा, मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पर एक बार जितने पाकिस्तान से हमारे मेहमान हैं सिर्फ आप उनको ले आइए। मैं सिर्फ आप ही तीनों के पास में आ रहा हूं सर, एक एक सवाल लेकर मैं आप ही तीनों के पास में आ रहा हूं। चर्चा का अंत मैं आप ही के रायशुमारी के साथ करूंगा। जरा मुझे बताइए, राजा काशी पहला सवाल मेरा आपसे, अच्छा अम्मार खान यासिर बोलने पहले मुझसे लेता हूं। अम्मार खान यासिर मुझे बताइए जरा, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा, शर्म आती है पाकिस्तानी होने पर? आपको शर्म आती है? गाय का मुझे तो गर्व होती है सर, मुझे तो गर्व होता है हिंदुस्तानी होने पर। मुझे तो कटोरा उठाने में शर्म नहीं आती, इन्हें कटोरा उठाने में दुनिया में घूमने में शर्म नहीं आती, इन्हें तब शर्म नहीं आती। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, नहीं उत्तेजित हो गए। सैयद एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड, सजाद अली साहब मुझे बताइए जरा, पत्रकार एक ज़हीन आदमी होता है, मुझे बताइए कि कभी जहन में शर्म आती है कि किस मुल्क में रह रहा हूं मैं? एक सेकंड कपिल जी एक मिनट मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है, मुझे अपनी आर्मी पे फख्र है, और इसलिए फख्र है कि आज भी आप देखें कि आपके बैठे हुए प्रोफेसर फेफड़े फाड़ रहे हैं, अपने इतना खौफ है, और 10 दिन से आप लोग सिर्फ चिल्ला रहे कर कुछ नहीं। आदमी जो सही होता है वो बोलने की हिम्मत रखता है। फेफड़े नहीं फाड़ रहे, अगर इस उम्र में भी ये हमारे पास समझे, फेफड़े नहीं फाड़ रहे हैं, बहुत तहम्मुल से बात कर रहे हैं। फेफड़े नहीं फाड़ रहे हैं, ये हमारे पास मेरे पास और वक्त होता तो राजा काशी में आपके पास भी आता, मेरे पास तो राजा काशी में आपके पास भी आता, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना ही वक्त था। चर्चा को मुझे यहाँ विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस चर्चा को बेहतर बनाने के लिए।